ऑल ऑफ यू। ऑडियो क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा चैप्टर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, और जो भी है पीवाईक्यू जो हमारे ऑलरेडी गेट के वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट टॉपिक बचा था उसमें, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक स्केल। ठीक है, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है ना, ये लिख लेना। या बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपली एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर हम ऐसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, है ना, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, सो अब देखो इस स्केल में क्या है, लेट सपोज एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट सपोज दिस इज T1 रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका एक हीट इंजन कनेक्टेड है, T2। ठीक है, फिर देन अगेन एक और हीट इंजन, फाइनली T3। है ना, ठीक है, ये चीज। एक तो आपका T1 और T3 बेसिकली टेम्परेचर रिजर्वायर्स है, जिसमें दो हीट इंजन बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। एक दूसरा केस है कि जहां पे आपका डायरेक्टली एक ही हीट इंजन है, जो हमने T1 और T3 के बीच में लगा रखा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे दिस इज लेट सपोज Q1 Q2, दिस इज Q3। ठीक है, यहाँ ये बेसिकली आपका डायरेक्टली Q1 से Q3 है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर टेम्परेचर लिमिट्स बेसिकली सेम हो तो उसके बीच में जो भी आप हीट इंजन लगाओगे उनका एफिशिएंसी सेम रहने वाला। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था, विद इन सेम टेम्परेचर लिमिट्स आप कोई सा भी हीट इंजन लगाओगे एफिशिएंसी सेम रहेगा। कब? जब आप रिवर्सिबल हीट इंजन मानते हो। ठीक है, अज्यूमिंग कि ऑल हीट इंजन आर रिवर्सिबल। ठीक है, assuming all heat engine are reversible, या बेसिकली कार्नोट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जब हमने ये चीज पढ़ा था, साथ में एक और चीज हमने डिस्कस ये भी किया था कि अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, इट इज व्हाट 1 माइनस TL/TH। ये हम तब लिखते हैं जब आपको ये गिवन हो कि रिवर्सिबल हीट इंजन है या कार्नोट हीट इंजन, उसी केस में वैलिड है। एंड एफिशिएंसी, ये जो फॉर्मूला आया था बेसिकली कहां से आया था, जब आपने 1 माइनस QL/QH का वैल्यू रखा था, तभी आपको ये फॉर्मूला मिला था। जो रिवर्सिबल कंडीशंस होती है, कार्नोट की कंडीशंस होती है, उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो ये बेसिकली फॉर्मूला मिलता है। तो फॉर्मूला बेसिकली दोनों से सेम वैल्यू आएगी, है ना, ऑब्वियसली बात है, ये इससे ही डिराइव्ड हुआ है। ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली इससे आया है, तो दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो जो ये QH है ना, ये चीज QH/QL, लेट्स सपोज ऐसा लिख रहा हूँ, इट इज व्हाट TH/TL, है ना, ये चीज हमने बोला था। बट इसको हमने डायरेक्टली बोल दिया था। ठीक है, इसको ना ऐसे नहीं लिखते, इसको हमने पहले डायरेक्टली बोल दिया था, बट यहाँ पे इसको हम करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ TH एंड TL। इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, जैसे QH/QL will be basically the function of TH and TL। क्योंकि क्या हुआ है, ये जो QL और QH है दिस, क्योंकि मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है। ठीक है, दिस वन, ये फॉर्मूले से ही तो आपने फर्दर डिराइव किया था इसको, है ना। तो कहीं ना कहीं QL/QH कहीं ना कहीं फंक्शन होगा TH और TL का, तभी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज हो सकता है, कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा। Q1 Q3 दोनों सेम है। Q1 Q3 कहाँ के सेम है?
हाँ ये Q1 Q3 ये सेम ही रहेगा। Q1 इसकी बात कर रहे हो आप, आई थिंक ये Q1 और ये Q3, हाँ हाँ वो सेम है। ठीक है, ठीक। अच्छा क्यों सेम होंगे? अच्छा अगर आप ये बात करते हो सेम होंगे, बिकॉज आप ये चीज देखो T1 एंड T3 बेसिकली दो आपके टेम्परेचर लिमिट्स है, उसके बीच में मैं चाहे दो हीट इंजन लगाऊं चाहे एक हीट इंजन लगाऊं, मुझे एफिशिएंसी तो सेम ही मिलना है। ठीक है, बात ये समझना, क्योंकि रिवर्सिबल केसेस आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंडा है कि QH बाई QL बेसिकली फंक्शन ऑफ TH एंड TL है। वो क्या फंक्शन है हमें अभी नहीं पता। ठीक है, लेट सपोज अब इस पर्टिकुलर केस के लिए लिखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये तो चीज हमने ऑलरेडी पहले जो डिस्कस की तो उसके बेसिस पे लिख रहे थे। ठीक है, QL है। ठीक है, तो लेट सपोज आप ये जो फर्स्ट हीट इंजन है इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो आप डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे भी कि Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, है ना, ये चीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड वाले के लिए लिखें Q2 बाई Q3 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ T2 बाई T2 एंड T3। ठीक है, ये तो हमने दोनों हीट इंजन्स के लिए लिखे। अगर ये तीसरा जो है अकेला जो T1 और T3 में बीच में ऑपरेट हो रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे Q1 बाई Q3 इज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T3। ठीक है, T1 एंड T3। ठीक है, T1 एंड T3। ठीक है, ये चीज तो ये बेसिकली हमने फंक्शंस लिखे। अब एक चीज आप देख रहे हो कि यार Q1 और Q3 अगर आप सिंगल एक हीट इंजन लगाते हो Q1 बाई Q3 इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ T1 एंड T3। अगर मैं इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करूं, लेट सपोज ये जो दो पार्ट है आपके पास, दिस लेट सपोज दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 1 एंड 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1 एंड 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? Q1 बाई Q2 इधर हो जाएगा Q2 बाई Q3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन T1 कॉमा T2, है ना, फंक्शन T1 बाई फंक्शन T1 कॉमा T2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट फंक्शन T2 T3। ठीक है, तो यहां से ये चीज तो कैंसिल आउट हो रही है डायरेक्टली, Q2 से Q2 रिमेनिंग वैल्यू बचेगा आपका दिस Q1 बाई Q3 इज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T2 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ T2 T3। अब ये चीज आप ध्यान से देखो इस चीज को, Q1 by Q3 is a function of T1 T2 multiplied by function T2 T3। बट हमें ये तो पता है डायरेक्टली Q1 by Q3 is a function of T1 and T3, T2 तो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो T2 कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये पॉइंट हम बोल सकते हैं ना, देखो Q1 by Q3 ये बेसिकली आया आपके पास, बट आपको यहां से ये भी तो पता है ना कि डायरेक्टली ये चीज इसमें तो T2 है ही नहीं इन्वॉल्व कहीं, तो कहीं ना कहीं जब ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे, कहीं ना कहीं अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इट मींस ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है। कौन कैंसिल आउट हो रहा है? T2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये बात पता है कि T2 मस्ट कैंसिल आउट। ठीक है, T2 मस्ट बी कैंसिल आउट। ठीक है, मस्ट बी कैंसिल आउट, है ना, तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा। अब कैंसिल कैसे हो रहा होगा ये चीज हमें देखने की जरूरत है। जो फंक्शन T1 T2 है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जो फंक्शन T1 T2 लिखा है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, g ऑफ T1, लेट सपोज कोई अनदर फंक्शन मैं रिप्रेजेंट करूं और g ऑफ T2 इस तरीके से, और एंड जो फंक्शन है हमारे पास T2 कॉमा T3 it can be represented as equals to g of, g is another function, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज। अब ये फंक्शन देखो मैंने अपने एंड से अज्यूम करा कि यार f T1 T2 इस तरीके से, f T2 T3 इस तरीके से। क्यों अज्यूम करा? बिकॉज जब मैं इस तरीके से अज्यूम करूंगा तो कहीं ना कहीं T2 मुझे कैंसिल आउट होते हुए दिखाई देख रहा होगा। अब इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा
इन वैल्यूज को, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है फंक्शंस की, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, ये जो लिखा है फाइनली Q1/Q3, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे GT1/GT2 रखते हो आप, मल्टीप्लाइड बाई GT2/GT3, ठीक है। ये चीज बेसिकली यहाँ से कैंसिल आउट हो रही होगी कहीं ना कहीं, और जब ये चीज कैंसिल आउट हो रही है तो फाइनली आपके पास ये बच रहा है Q1/Q3 इज नथिंग बट द G ऑफ T1 G ऑफ T3, ठीक है। ये इस तरीके से एक रिलेशन आता है अब, ठीक है। फाइनली ये यहां से ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, G इज अ फंक्शन जो कुछ भी हो सकता है। G ऑफ हमने ऐसा लिखा ना टेम्परेचर T, तो ये जो G है इट कैन बी एनी फंक्शन, it can be any function, it can be any function, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है। बट जब कैल्विन ने बेसिकली ये सब एनालिसिस किसका है, कैल्विन का एनालिसिस, इसलिए कैल्विन जो हम बोलते हैं, जो टेम्परेचर स्केल हमारा कैल्विन, वो एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल और बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो कैल्विन ने बेसिकली G ऑफ टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर T डिफाइन किया है, ठीक है। जो G हम फंक्शन बोला ना, G फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर T, it was given by the Kelvin, it was given by Kelvin, तो Kelvin ने बेसिकली दिया। तो अगर आप इसको यहाँ डायरेक्टली, अब देखो वही चीज है, अगर आपने ये चीज अज्यूम करके वहां रखा इसको, तो फाइनली Q1/Q3 इक्वल्स टू T1/T3 आ जाएगा, ये चीज। बट एक चीज आपको याद होना चाहिए, ये सब हमने तभी कंसिडरेशन में लिया है जब आप एक रिवर्सिबल साइकिल कंसिडर करते हो, मतलब रिवर्सिबल केस एनालिसिस जो करो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है। G एज अ फंक्शन ऑफ T कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बट कैल्विन ने बेसिकली इसको G ऑफ फंक्शन T को डायरेक्टली टेम्परेचर T ही पुट करा, और वहां से ये बेसिकली रिलेशन आता है कि हीट ट्रांसफर का रेशियो बराबर टेम्परेचर का रेशियो, इट इज ओनली वैलिड फॉर द रिवर्सिबल केसेस, रिवर्सिबल केसेस के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड फॉर रिवर्सिबल केसेस ओनली। ये चीज, ठीक है, वैलिड फॉर अ रिवर्सिबल केस। हाँ ये एग्जैक्टली बोल सकते हो, बट उसको चैलेंज करने के लिए हम नहीं कर सकते ना उसको चैलेंज। यस एग्जैक्टली, वो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, मे बी अगर आप उस फील्ड में जाओ तो डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो, बट अभी तो चैलेंज हमें गेट के में जो क्वेश्चन आएंगे उसको चैलेंज करना है, उसके बाद करेंगे। नहीं 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 नहीं, अपना मोटिव ही नहीं है वो, अपना लाइफ का एम नहीं है वो, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए कुछ चैलेंज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये वो बात आपका बिल्कुल सही है, वो ना एक्चुअली प्रूव करने के लिए वो चीज आ गई, क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है, जो वेल एक्सेप्टेड है पहले से ही वही चलता आ रहा है, सिंपल सी बात वो है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल वो इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आपका टेम्परेचर का रेशियो आ गया, ठीक है। अब होता क्या है देखो यहाँ पे ना, चलो ठीक है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एक चीज है, लेट सपोज आपके पास ना ये टेम्परेचर रिजर्वायर है T1, एंड आपने यहाँ पे एक हीट इंजन लगाया, ठीक है। फिर एक टेम्परेचर आपका ये T2, फिर आपने एक और फर्दर हीट इंजन लगाया, ठीक है। फिर यहाँ टेम्परेचर T3 एंड सो ऑन, ये चीज चलती आ रही है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चीज चलती आ रही है T4, ठीक है, ये चीज चलती आ रही है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कोई भी आप लिमिट रख लो कि भाई ये कोई भी T1 है, यहाँ पे क्या Q1 सप्लाई हुआ होगा, ठीक है, कुछ वर्क आउटपुट कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, सेम ये चीज चल रही। अब ये आपको ये जो स्टेप है, ये सीरीज में जो आप इंजन लगा रहे हो इन्फानाइट तक लगाओगे, इन्फानाइट तक लगाते हो, लेट सपोज इन्फानाइट तक लगाते हो, तो क्या मतलब आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन, एक पॉइंट मिलने वाला है। देखो अच्छा एक चीज है कि जो इस पूरी सीरीज को जो इनपुट है वो क्या है, Q1 है,
आपका यहाँ ये टेम्परेचर रिजर्वायर है T1 जहां से आपने हीट इनपुट दिया Q1, वो एक इनपुट है, वो इनपुट को कुछ कन्वर्ट किया गया वर्क के फॉर्म में, बाकी रिमेनिंग ये जो है दिस इज Q2। ये लॉसेस को आपने फिर दोबारा किसी और इंजन को दिया, अब ये उस इंजन ने उस लॉसेस को एक्सेप्ट किया एंड उसमें से कुछ वर्क प्रोड्यूस किया, फिर अगेन उस लॉसेस में से भी उसने कुछ अमाउंट रिजेक्ट किया होगा, लेट्स सपोज Q3, एंड वो फर्दर आपने दूसरे हीट इंजन को दे दिया, ठीक है, एंड उस इंजन ने फिर फर्दर उससे कुछ वर्क कन्वर्जन किया होगा। फाइनली अगर मैं ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स तक करते चले जाऊंगा तो फाइनली जो ये हीट रिजेक्टेड होगा कहीं ना कहीं जीरो नहीं होता है, कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं वो जीरो होना चाहिए? यार आपने कोई एक सर्टेन वैल्यू दी ना, 100 में से लेट सपोज आपका कोई भी एफिशिएंसी का इंजन लेट सपोज 50% का, तो 50% वर्क में कन्वर्ट हो गया, 50% आपका हीट रिजेक्टेड, 50 किलो जूल Q2 का वैल्यू। अब उसी Q2 में से कुछ आपने फिर अगेन वर्क निकाला, लेट सपोज 50 में से आपने 25 अब निकाल दिया, अब वो 25 बचा, अगेन आपने तीसरे को भेजा, तो वही 25 का फिर आधा 12.5 12.5 आपने करा, फिर फर्दर और वो रिजेक्ट हुआ। मतलब ये चीज अगर मैं इन्फिनाइट तक लेकर जाऊं तो कहीं ना कहीं जो हीट रिजेक्टेड है या जो Q L है बेसिकली, या जो हीट रिजेक्टेड वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं जीरो दिख रहा है मुझे, बट ये चीज कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मैथमेटिकली बात बोलूं तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही होगा, किसी ना किसी मोमेंट में इनफाइनाइट टाइम्स के बाद तो वो जीरो होगा, बट एक्चुअली में इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपका जो Q रिजेक्शन है, Q रिजेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इवन इवन even in case of infinite heat engines operating in series, ये चीज, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, Q रिजेक्शन जीरो हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवन इन केस ऑफ इनफाइनाइट हीट इंजन्स ऑपरेटिंग इन सीरीज क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर Q रिजेक्शन जीरो है इसका मतलब क्या है? यस यस कंप्लीटली, क्योंकि एफिशिएंसी इज व्हाट 1 माइनस हीट एडिशन, जो भी हीट इंजन को मिला हीट इनपुट डिवाइडेड बाय हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय द हीट एडिशन, ये होता है एक जनरल फॉर्मूला हमारा, किसी भी हीट इंजन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एडिशन। तो आप कोई सा भी हीट इंजन ले लो, लेट्स सपोज मैं इसकी बात करता हूं तो इसके लिए एडिशन कितना है Q3, इसने रिजेक्शन किया Q4, तो रिजेक्शन इज व्हाट Q4, एडिशन इज व्हाट Q3, तो आप उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बट अगर इन केस आप जीरो बोल रहे हो तो जीरो बोलने का मतलब क्या हो गया, ये चीज जीरो आपने कर दी और ये जीरो करते ही क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी विल बी 100%, जो कि अगेन नॉट पॉसिबल है ना, अगेन ये चीज क्या है, नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि ये 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी बोलने का मतलब नो लॉसेस, 100% एफिशिएंसी बोलने का मतलब ही कहीं ना कहीं यही है ना कि नो लॉसेस, है ना, अगेन, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वायलेशन नहीं हो जाएगा अगर 100% एफिशिएंसी हो जाए और कोई लॉसेस ना हो, ये बेसिकली वायलेशन होगा थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ का, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ का वायलेशन हो जाएगा। बेसिकली आपने सिर्फ हीट लिया एंड डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर दिया वर्क में, रिजेक्ट किया ही नहीं, तो किसका वायलेशन हो गया, सेकंड लॉ का, वो भी कौन सा, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही तो था कि अगर ऐसा कोई टेम्परेचर रिजर्वायर है जो हीट दे रहा है, लेट्स सपोज Q1 है ना, और ये आपके पास हीट इंजन है, अगर ये हीट इंजन कंप्लीटली वर्क कन्वर्ट कर देता है तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मतलब वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये चीज गलत है, सही क्या होगा, सही ये होगा कि ये कुछ ना कुछ अमाउंट रिजेक्ट करे, ठीक है, किसी दूसरे रिजर्वायर को, और ये चीज याद रखनी है हमें कि ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप इसको जीरो बोल रहे हो इट मींस वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है फिर ये, ठीक है, जो कि यहां पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। अगर आप बोल भी रहे हो कि इनफाइनाइट सीरीज में आपने हीट इंजन लगा दिए, तो माइंड में तो यही आ रहा है कि इनफाइनाइट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हीट रिजेक्टेड तो बचेगा ही नहीं एक बार, तो वो चीज जीरो हो जाएगा।
जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, एफिशिएंसी 100%, नो लॉसेस, ठीक है। और एफिशिएंसी 100% बोलने का मतलब क्या है, ये भी लिख लेना, वायलेशन ऑफ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यही बेसिकली आपका क्या है, यही आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कहने का मतलब ये कि आप कभी भी किसी भी केस में, चाहे वो कितना भी आइडियलाइज्ड हो, आप 0 केल्विन अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। 0 केल्विन हम कभी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मतलब हीट रिजेक्शन हुआ ही नहीं ना, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 0 हो गया होगा, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे टेम्परेचर इसका 0 रहा होगा तभी कोई हीट रिजेक्शन नहीं है, ये चीज है। तो हीट रिजेक्शन 0, एफिशिएंसी 100%, नो लॉसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो बेसिकली क्या कहता है कि आप कभी भी किसी भी आइडियलाइज सिचुएशन में 0 केल्विन अचीव कर ही नहीं सकते हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। चाहे आप कितना भी सिस्टम के टेम्परेचर को कितना रिड्यूस करा लो, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट 0 अचीवेबल नहीं है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जैसे अगर वो अचीव होता है इट मींस वो वायलेशन हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ, बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली वायलेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो इसी में ना लास्ट में एक लिखना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके हेडिंग, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखना पॉइंट, 0 Kelvin cannot be 0 Kelvin cannot be attained 0 Kelvin cannot be attained without the violation of thermodynamics law, ये ब्रैकेट में लिखना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विदाउट द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद लिखना लास्ट, इसी बात कंटिन्यू करके लिखो पॉइंट, when heat rejected approaches 0 when heat rejected approaches 0 the temperature of heat rejection will also be 0 when heat rejected approaches 0 कॉमा करके लिखना the temperature of heat rejection will also be 0, ब्रैकेट में लिख लेना not practically possible, ठीक है, not practically possible, ठीक है, ये चीज। तो ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो हम मेरा ये चीज याद रखना है कि जो आपने ये चीज लिखा है QH/QL, ये रिवर्सिबल केस के लिए ही वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केस के लिए ही वैलिड है, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनली एक डेफिनेशन लिखना है ना केल्विन का, केल्विन का डेफिनेशन लिखना, 1 Kelvin is defined as 1 Kelvin is defined as 1/273.16. 1 Kelvin is defined as 1/273.16 of the temperature interval between absolute zero and a triple point temperature of water, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिखना, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, ठीक है। और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल इज इंडिपेंडेंट ऑफ the properties of the thermometric substance, is independent of the thermometric properties of thermometric substance, ठीक है। thermodynamic temperature scale is independent of properties of thermometric substance, ठीक है, independent of properties of thermometric substance, ठीक है। बाकी वो चीज तो आपको क्लियर ही होगा कि ये बेसिकली अजम्पशन था, ये हमने टेम्परेचर में भी डिस्कस किया था कि 1 केल्विन, नॉट 1 केल्विन, ये जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमने अज्यूम कर रखा है अपने एंड से, ठीक है। 0.01 डिग्री सेल्सियस बोलो और 273.16 केल्विन, ठीक है। तो ये अज्यूम्ड वैल्यू है, असाइंड वैल्यू, कोई कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नहीं आया, वो जस्ट कैलकुलेशन बेसिस पे, वो जस्ट बेसिकली असाइन किया वैल्यू है, मतलब कोई कैलकुलेशन या उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो जस्ट एक असाइंड वैल्यू है 273.16, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हेडिंग एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एंट्रोपी पार्ट, ठीक है। एंट्रोपी, अगेन सबसे पहले बात, जब भी आप एंट्रोपी सुनते हो तो आप कैसे रिलेट करते हो एंट्रोपी को, क्या होता है एंट्रोपी? क्या होता है बताओ, कुछ तो सुना हो, बताओ क्या सुना है? हाँ, इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, ये तो पॉइंट तो सुना ही होगा। एंट्रोपी बेसिकली क्या है? डिसऑर्डरनेस और द रैंडमनेस इन द सिस्टम या सराउंडिंग, जो भी आप बोलो, जो भी आपका सिस्टम है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, उसमें कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, वही चीज जो है बेसिकली एंट्रोपी डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। मतलब ये उसका एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब अगर आप एंट्रोपी को अगर ऐसे बोलते हो, इट इज द रैंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, तो ये बेसिकली इसका एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाओगे तो एंट्रोपी बेसिकली वही है, रैंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा लार्ज स्केल माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है। एंट्रोपी को समझने के लिए हमें बेसिकली पहले सिस्टम का एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि देखो एंट्रोपी जो वर्ड है ना, अपना आप में बहुत वैसा वर्ड है जिसका काफी डिफरेंट मीनिंग है और अलग जगह हम इसको काफी अलग तरीके से यूज करते हैं। बस अगर आप ये समझो पहली बात तो कि माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको क्या बोलते हो? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, जो सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है, ठीक है। अब ये रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस हमें पता कैसे चलेगा? देखो एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात करें ना, एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास हीट है, हीट जो है, इट इज द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब इस एनर्जी जब भी ये सिस्टम में फ्लो कर रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है, तो अगर लेट्स सपोज सिस्टम में एंटर कर रही है तो अपने साथ क्या एंटर कर रही होगी? डिसऑर्डरनेस लेकर आ रही है, रैंडमनेस लेकर आ रही है। अगर हीट ट्रांसफर आपका सिस्टम के अंदर हो रहा है
इट मींस ये अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, रेंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस, जिसको हम वर्ड क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी। बट अगर यही सिस्टम से बाहर जा रही होगी तो आप बोलोगे कि सिस्टम से एंट्रोपी बाहर जा रही है। अगर आपका हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ हो रहा है, सिस्टम से बाहर, मतलब हीट लॉस हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सिस्टम से रेंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस, ये चीज क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, मतलब एंट्रोपी बाहर जा रही है। बट अगर मैं वही बात करूं वर्क की, वर्क कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप यहाँ पे ये सब डिस्कशन इसलिए जरूरी है, आप एक चीज सोचो, जब भी अगर आपको ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में जाना होगा तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिकली वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वर्क इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये सोचो सिंपल, जो एक ऑर्गेनाइज वेल मैनर्ड में आपकी चीजें प्लेस कर रखी हैं, उसको डिसऑर्गेनाइज करने में कोई आपका एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कोई जो डिसऑर्गेनाइज मैनर में आपके सिस्टम में प्लेसेस, सिस्टम में क्या होंगे, आपके जो कंपोनेंट्स है वो डिसऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए, उसको अगर आपको ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है तो कहीं ना कहीं एफर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। विदाउट एफर्ट तो वो पॉसिबल होगा नहीं कभी अपने आप। हाँ, ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, बट डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में लाने के लिए आपको कुछ एफर्ट देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वही बेसिकली हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वही हमारा वर्क इनपुट है बेसिकली। ठीक है, तो याद रखना कि हीट इज द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड अगर आपको हीट से वर्क में कुछ हीट से वर्क कन्वर्ट करना है, हीट से वर्क कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो वर्क देना है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉट वर्क में लिखूं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। इन्वेस्टमेंट बोल लो चाहे आप एफर्ट बोल लो, कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगेगा। विदाउट एनी एफर्ट हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। जैसे आपके पास फ्यूल है, फ्यूल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, लेकिन उस फ्यूल का जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर पाना इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। आपने अलग अलग सिस्टम्स लगा रखे हैं, उससे तब जाके वो एनर्जी अचीव हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को अचीव करने में आपने क्या कन्वर्ट किया, हीट को। हीट की रिक्वायरमेंट थी, बट हीट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, वर्क के फॉर्म में। तो फर्स्ट लॉ में यही था ना, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या था कि आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हो, लेकिन ये तो बात बोली नहीं कि कैसे कर रहे हैं, किस कंडीशंस पे कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन बताता है, सेकंड लॉ बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि हीट से वर्क में जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज आइडियलाइज सोचना पड़ेगा कि मुझे एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। एफर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कुछ भी हो सकता है जो आप सिस्टम लगा रहे हो, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी सिंपली आपको ये समझना है अभी कि रेंडमनेस और द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम जो भी होगा वो हमारा एंट्रोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। बट अगर हम आगे जाएंगे, जब हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो एंट्रोपी है बेसिकली कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर रही होगी। और ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग लिंक होने वाला है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, जो एंट्रोपी है, ये कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है। बट एग्जैक्टली एंट्रोपी को डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पे अभी। बट जनरली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जो एंट्रोपी है ये कहीं ना कहीं आपको सिस्टम का इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है। और सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी होने का मतलब है कि सिस्टम में लॉसेस का होना। तो सिस्टम में जितनी ज्यादा इरिवर्सिबिलिटीज होंगी उतना ज्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी जीरो, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर भी आपका एफिशिएंसी 100% नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड, कौन सा, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ने तो एक अपर लिमिट सेट कर दी है कि ये अपर लिमिट है। अगर कार्नोट साइकिल ना होता तो हम अपर लिमिट हमेशा क्या समझते हैं, 100 एफिशिएंसी, 100% हमारे लिए अपर लिमिट होता अगर कार्नोट साइकिल ना होती तो। कार्नोट साइकिल ने एक बेसिकली एक अपर लिमिट सेट कर दिया। लेट्स सपोज वो कुछ भी हो, 60-70 कुछ भी आ रहा हो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, तो वो हमारे लिए एक अपर लिमिट सेट हो गया। अगर कार्नोट साइकिल ना होती तो हम अपर लिमिट क्या समझते हैं, हमेशा 100 एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी। तो 100% एफिशिएंसी के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी करके वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये देखना है कि कार्नोट से कितना अचीव हो सकता है, एंड मुझे कार्नोट के बराबर पहुंचना है। बराबर हम वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में टारगेट रहेगा कि ये कार्नोट वाला एफिशिएंसी इसके पास तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, वो चीज हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। अच्छा, डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, एंट्रोपी ऑफ सब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस कहाँ देखने को ज्यादा मिलेगी? गैस में, गैस में, यस करेक्ट, गैस में आपको देखने को मिलेगी। व्हेन देन फर्दर लिक्विड में, एंड लास्टली सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में आप देखोगे जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे उतना डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस नहीं है जितना गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, हमेशा गैसेस स्टेट में। एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि आपको एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डेफिनेटली हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इरिवर्सिबिलिटी का कैसे कनेक्ट हो रहा है। अभी इस पॉइंट पर इसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि इरिवर्सिबिलिटी के साथ ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। अभी इससे पहले हम थोड़े से एक दो थ्योरम है, जैसे क्लॉसियस थ्योरम है, उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालना है क्लॉसियस थ्योरम। क्लॉसियस थ्योरम, ठीक है। क्लॉसियस थ्योरम देखो, लेट सपोज आपने एक रिवर्सिबल हीट इंजन कंसीडर कर लो, लेट सपोज TH, ये आपके पास रिवर्सिबल हीट इंजन है, दिस इज TL। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया QH, दिस इज QL। ठीक है, करेक्ट, ये चीज। एंड ये कुछ लेट सपोज वर्क भी दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब रिवर्सिबल हीट इंजन है तो आप ये पॉइंटर डायरेक्टली लिख सकते हो ना, QH by QL इक्वल्स टू TH by TL। तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है फॉर रिवर्सिबल केस, बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं ये रिवर्सिबल हीट इंजन की बात हो रही है। इसको थोड़ा रीअरेंज करो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज है, ये जो QL है ना, दिस इज व्हाट हीट रिजेक्टेड, दिस इज हीट एडेड। QH क्या है? जो रिवर्सिबल हीट इंजन में एंटर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखो, सिस्टम क्या है मेरा? सिस्टम मेरे पास ये है, जो मेरा रिवर्सिबल हीट इंजन है, दिस इज माय सिस्टम। ठीक है, दिस इज द सिस्टम, ये सिस्टम है। सिस्टम में कौन एंटर कर रहा है? वो है QH, वो हीट एडिशन है। और सिस्टम से जो बाहर जा रहा है वो QL, दैट इज द हीट रिजेक्टेड पार्ट। अगर मैं साइन नोटेशन कंसिडर करूं, ठीक है, बिकॉज QH is the heat added, so it will be positive. QL, it is heat rejected, it will be negative। ठीक है, ये चीज अगर मैं ये साइन यूज करूं यहाँ पे, तो बेसिकली हो जाएगा QH by TH इक्वल्स टू माइनस QL by TL। एंड अगर इसको हम यहां से लेफ्ट साइड लेकर जाए तो ये हो जाएगा QH by TH प्लस QL by TL इक्वल्स टू व्हाट? 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज, तो ये चीज बेसिकली 0 हो रहा है ना। तो आप एक चीज देख लो, Q by T, Q by T, Q by T एंड Q by T वाला जो रेशियो है, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूं किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के केस में, तो मुझे क्या मिल रहा है? 0। बेसिकली ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, कोई ना कोई साइकिल में ऑपरेट हुआ होगा, कोई ना कोई एक साइकिल होगी, वो क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है। उस साइकिल में अगर मैं Q by T का जो रेशियो है, इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं, एल्जेब्रिकली बोलने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू साइन, मैं साइन के साथ अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मुझे वैल्यू मिलेगा 0। वो यहाँ पे दिख रहा है साफ, आप साइन के साथ उसको ऐड करोगे तो हमेशा वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, तो आपको साइन कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब फाइनली ये हुआ कि ऑब्वियसली बात है, साइक्लिक प्रोसेस है तो इस तरह का नोटेशन यूज करा। हीट ट्रांसफर के लिए हमने ये नोटेशन Q एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T। इसका रेशियो हमें 0 दिख रहा है यहाँ पे। किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में ये हमेशा वैलिड रहने वाला है। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में, ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में ये वैलिड होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली आपका क्या है? क्लॉसियस थ्योरम।
ठीक है, क्लॉसियस थ्योरम में अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या होगा, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del q by t for reversible cycle is zero. ठीक है, is zero. ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इट इज जीरो. ठीक है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज जीरो. एंड आपको कुछ याद आना चाहिए, हमने कुछ टाइम पहले ये चीज लिखी थी. साइक्लिक प्रोसेस में किसी का चेंज जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी है. साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी चीज का चेंज जीरो आ रहा है, इट मींस वो प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज है जिसका चेंज जीरो आ सकता है. ठीक है, आपके पास लेट सपोज ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, आपने कोई साइकिल ये कंसीडर करी, लेट सपोज 1 से 2, फिर देन 2 से 3, मतलब 2 से अगेन ये वापस आ गया. तो आप कोई सी भी प्रॉपर्टी कंसीडर करो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज जीरो. एंड साफ साफ यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज जीरो. तो ये जो डेल क्यू बाई टी है बेसिकली कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी है, इस बात से पता चल रहा है. जैसे हमें जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो हमें ये चीज पता चली थी कि यार ये जो टर्म आप बोल रहे हो, दिस टर्म, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होने वाला है. प्रॉपर्टी है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी का जो हमने नाम दिया था यहाँ पे क्या दिया था, चेंज इन एनर्जी, जिसको फाइनली हमने बाद में क्या बोला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पे भी सेम कहानी वही होगी कि जो ये टर्म है आपके पास डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी ये जो टर्म है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये चीज याद होगी. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा. अच्छा, ऑब्वियसली बात एक और यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि दिस, ये जो Q है इट इज व्हाट, रिवर्सिबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. रिवर्सिबल लिखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो Q रिवर्सिबल बाय T इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. और यही क्या है बेसिकली, एंट्रोपी का चेंज ds इक्वल्स टू डेल Q बाय T. इंपॉर्टेंट, साथ में हमेशा ये लिखना बहुत जरूरी है कि रिवर्सिबल जो हीट ट्रांसफर है बेसिकली इट इज द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर. दिस इज द एंट्रोपी चेंज. ds क्या है, ये एंट्रोपी चेंज लिख लेना. दिस इज व्हाट, एंट्रोपी चेंज. ठीक है, ds इक्वल्स टू डेल q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय t, इट इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो एंट्रोपी का चेंज इस तरीके से आ गया आपके पास. ठीक है, तो सेम कहानी जैसे हमने बोला था फर्स्ट लॉ में, वही चीज है. तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप किसी का चेंज जीरो देख रहे हो, इट मींस वो बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है. तो ds इक्वल्स टू डेल q बाई टी हमें यहां से दिख रहा है. अब एक चीज है देखो, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोलने का मतलब कहीं ना कहीं वो क्या होगा, पाथ फंक्शन की पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन. ठीक है, पॉइंट प्रॉपर्टीज जितने भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ऑल आर पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन बोलने का मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये पॉइंट फंक्शन है बेसिकली. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोलने का मतलब ही यही हो गया कहीं ना कहीं, पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टेट, डिपेंड ऑन द स्टेट, डिपेंड्स ऑन द स्टेट की कंडीशन क्या है सिस्टम की, उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय टी एंड क्यू रिवर्सिबल, इट इज वैलिड ओनली फॉर द रिवर्सिबल केसेस. सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केसेस के लिए ही वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल केसेस के लिए ही वैलिड है. ठीक है, हाँ अगर अच्छा साइक्लिक प्रोसेस होगी वो तो क्या चेंज जीरो हो जाएगा. ये
साइक्लिक प्रोसेस के केस में, और सिंपल आपका नॉन साइक्लिक प्रोसेस होंगी उसके लिए ये वैल्यू है। एंट्रोपी चेंज फॉर, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इस तरीके से लिख लो इसे, बस एंट्रोपी चेंज, बस आपको इतना याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस होगी तो वहां 0 है, अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुई तो एंट्रोपी चेंज del Q by T आने वाला है। हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे रिवर्सिबल कहने का ये मतलब है कि जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम। नहीं एफिशिएंसी तो छोड़ो, एफिशिएंसी का मतलब नहीं, बस ये मतलब है कि हीट ट्रांसफर जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। हमने एग्जांपल, हम जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक हीट इंजन से लिया हमने सारी चीजें, बट अब ये समझो एंट्रोपी का चेंज इक्वल्स टू Q by T, बट वो Q आपका रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। हीट, हाँ वही चीज, मतलब हीट जो ट्रांसफर हो वो रिवर्सिबल ही हो। अब वो कब होता है? जब आइसोथर्मल है, जहां से आ रहा है और आपके सिस्टम में आ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ ये आइडियल कंडीशन। सत्यार्थ कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, अच्छा ये बोल रहे हो। देखो सुनो, एक चीज याद रखो, ये चीज हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया, हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा स्टडी हमने इस हीट इंजन के बेसिस पे ही करा है। तो ये हमें फाइनली रिजल्ट मिला कि इंटीग्रेशन मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del Q by T इज 0। अब किसी भी प्रॉपर्टी का आप साइक्लिक चेंज देखते हो, इट इज ऑलवेज 0। तो ये 0 आ रहा है, इट मींस ये प्रॉपर्टी रही होगी कहीं ना कहीं सिस्टम की, और अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉइंट फंक्शन होगा जो कि स्टेट पे डिपेंड कर रहा होगा। प्रॉपर्टी कैसे पता चला? क्योंकि साइक्लिक चेंज, किसी भी चीज का साइक्लिक चेंज 0 होता है, इट मींस इट इज अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इट मींस पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन द स्टेट। ठीक है ये चीज, और ये चीज याद रखना, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है रिवर्सिबल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो इसको हाईलाइट भी कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आप एक रिवर्सिबल साइकिल का एनालिसिस करते हो। क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम किसको माना है, इस रिवर्सिबल हीट इंजन को माना है। ऑब्वियसली बात है किसी एक रिवर्सिबल साइकिल पे काम कर रहा होगा, और रिवर्सिबल साइकिल के केस में ही हमें ये पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, अब लेट सपोज आपका साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, तो उस केस में ये जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं हमने, एंट्रोपी का चेंज। ठीक है, बट अगेन एंट्रोपी का चेंज कब, जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल केस में कुछ और होता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब लेकिन एक चीज याद रखो, अब यहाँ थोड़ा सा आपको शायद ये भी कंफ्यूजन होगा। देखो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोला, पॉइंट फंक्शन बोला, डिपेंड्स ऑन द स्टेट, ये सब बोला, क्या ये कभी पाथ पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने पॉइंट फंक्शन बोल दिया। मतलब कौन सी प्रोसेस है इस बात से कोई फर्क पड़ता है एंट्रोपी चेंज पे? नहीं। ठीक है, देखो लेट सपोज ये कोई प्रोसेस है, ठीक है, देखो मैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ले लेता हूं क्योंकि मुझे एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट सपोज एक प्रोसेस आपका है 1 से 2, और दूसरा प्रोसेस है इस तरीके से। ठीक है, एक प्रोसेस ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। लेट सपोज ये आपके पास रिवर्सिबल है, लेट सपोज ये आपके पास इरिवर्सिबल है। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो ऊपर वाला पाथ रिवर्सिबल, नीचे वाला इरिवर्सिबल। ठीक, यहाँ पे एंट्रोपी इज S1 या एंट्रोपी इज S2। क्या प्रोसेस 1 से 2 के लिए एंट्रोपी का चेंज डिफरेंट होगा दोनों के लिए? फॉर प्रोसेस 1 से 2 एंट्रोपी चेंज is same for reversible and irreversible process। ठीक है, अब इस चीज में डाउट होगा, स्टार्टिंग में तो हमने ये बोला था कि एंट्रोपी कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी के साथ रिलेट करता है। अब आप बोल रहे हो कि यार जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सेम ही है तो फिर एंट्रोपी का क्या मतलब हुआ इरिवर्सिबल से, है ना? ये चीज है,
इसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी इसको यहां तक इतना समझो कि जब एंट्रोपी चेंज है वो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि वो एक पॉइंट फंक्शन है, मतलब प्रॉपर्टी है सिस्टम का, वो प्रॉपर्टी है। तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वो सेम ही रहेगा। तो उसकी किसी पर्टिकुलर स्टेट पे तो फिक्स वैल्यूज होंगी। कहने का मतलब क्या है, एंट्रोपी हैज फिक्स्ड वैल्यूज एनी पर्टिकुलर स्टेट। At any particular state, ठीक है, एंट्रोपी हैज फिक्स्ड वैल्यूज एट एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ये चीज। तो बात सीधी सी यहाँ पे ये है कि प्रोसेस 1 से 2 बोला, एंट्रोपी चेंज सेम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की। ठीक है, तो एंट्रोपी के फिक्स वैल्यूज होंगे। अब वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों इरिवर्सिबल में ऐसा क्या है। जो हमने बोला ना कि एंट्रोपी रिलेट करता है इरिवर्सिबल से, बिल्कुल, बट वो एंट्रोपी नहीं है, वो बेसिकली एंट्रोपी जनरेशन है। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन है। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखो कहीं ना कहीं एंट्रोपी का रिलेशन है इरिवर्सिबल से, बट वो एंट्रोपी नहीं है, वो है एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, तो यहां से ना हमें एक बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है, कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल केस में 0 होगा, रिवर्सिबल साइकिल के केस में अगर साइकिल नहीं है तो भाई आपकी जो एंट्रोपी चेंज है वो डेल क्यू बाई टी होगा। कब? रिवर्सिबल केस में। इरिवर्सिबल होगा तो ये इसके इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, आप एंट्रोपी का चेंज जो लिखते हो ना क्यू बाई टी, वो कब वैलिड है? जब वो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तभी वैलिड है, अदरवाइज कभी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, इसी फॉर्मूले से एक चीज हम कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज देखो, आपने बोला कि यार ये जो एंट्रोपी का चेंज है इट इज डेल क्यू बाई टी। ठीक है, एंड आप बोल रहे हो कि ये रिवर्सिबल होगा, तभी आप बोल सकते हो ये चीज, है ना, मतलब फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब आपको शायद याद होगा जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने एक प्रोसेस का नाम लिया था, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, ऐसा प्रोसेस का नाम हमने पढ़ा था, है ना, ऐसी प्रोसेस का नाम पढ़ा था। और उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, क्या नाम होता है? हाँ, कह रहे क्यों, मतलब वही है, आइसेंट्रोपिक। यस एग्जैक्टली। तो इफ प्रोसेस रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, अब वो आइसेंट्रोपिक क्यों है? देखो, अगर रिवर्सिबल है ठीक है, और एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक बोलने का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर इज जीरो। एडियाबैटिक का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कोई लेना देना नहीं है। एडियाबैटिक का मतलब सिर्फ इतना है कि हीट ट्रांसफर जीरो, इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल, वो अलग चीज है। एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, जस्ट। बट हाँ, आपने रिवर्सिबल जोड़ दिया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और हीट ट्रांसफर जीरो है तो एंट्रोपी का चेंज कितना आएगा? एंट्रोपी का चेंज इज जीरो। एंट्रोपी का चेंज जीरो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? एंट्रोपी इज कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसी को तो हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। अब क्वेश्चन ये है कि आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है? क्वेश्चन ये है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब आइसेंट्रोपिक है, तो क्या आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा? है, होगा कि नहीं होगा? हाँ ना कुछ तो बोल सकते हो। क्यों नहीं होगा?
जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक है तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। क्या वर्क ट्रांसफर, और वर्क ट्रांसफर कहां से है? डीएस बी 0 होना चाहिए। हद हो गई, आइसेंट्रोपिक का मतलब ही डीएस 0 है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हीट ट्रांसफर जीरो और एडियाबैटिक। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब आइसेंट्रोपिक है, ये हमने समझ लिया। क्या मैं ऐसा बोलूं कि आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है? क्वेश्चन ये है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब 110% यही है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये होगा कि वो रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, होगा पॉसिबल कभी। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हाँ वो बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक चीज देखो, आइसेंट्रोपिक का मतलब सिर्फ एंट्रोपी कांस्टेंट से है। वो तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हुआ तो एंट्रोपी कांस्टेंट आ गया। आइसेंट्रोपिक का मतलब सिर्फ क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट से। अब एंट्रोपी कांस्टेंट जो आप बोल रहे हो, देखो एंट्रोपी कांस्टेंट ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं जस्ट, कि एक सिस्टम है, सिस्टम में आपका कुछ हीट ट्रांसफर आया, सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम में क्या एंटर कर रहा है? एंट्रोपी एंटर कर रही है। सिस्टम में हीट ट्रांसफर एंटर करने का मतलब है कि वो अपने साथ एंट्रोपी एंटर कर रहा होगा, एंट्रोपी उसके साथ एंटर कर रही होगी। एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि साथ साथ सिस्टम से कुछ हीट रिजेक्शन भी हो रहा हो, है ना? ये चीज भी पॉसिबल है, साथ साथ कुछ हीट ट्रांसफर रिजेक्ट भी हो रहा हो। अब हीट ट्रांसफर रिजेक्ट हो रहा है तो साथ साथ ये क्या लेकर जा रहा है? एंट्रोपी एग्जिट, ऐसा एंट्रोपी एग्जिट भी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना आया उतना गया, एंट्रोपी का चेंज कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी नहीं है। एंट्रोपी कांस्टेंट कुछ अपने अलग तरीके की वजह से भी हो सकता है, और जितना एंटर करा उतना ही एग्जिट कर गया सिस्टम से, तो एंट्रोपी का चेंज हुआ ही नहीं सिस्टम का। बात समझ में आई? तो ये चीज याद रखना। और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब आइसेंट्रोपिक है। यस करेक्ट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब आइसेंट्रोपिक डज नॉट मीन ऑलवेज कि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक का बस मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो। एंट्रोपी कांस्टेंट होने के लिए ये चीज का जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो या एडियाबैटिक हो, दोनों ही जरूरी नहीं है। देखो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर यहाँ से एग्जिट भी कर गया, तो हो सकता है कि भाई दोनों जितना आया उतना चले गया, ये केस पॉसिबल है। और जो था सिस्टम का एंट्रोपी वो उतने का उतना ही रहा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमेशा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक का मतलब ही है कि वो क्या है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक does not always reversible adiabatic। ठीक है, isentropic does not mean ऐसे लिखो, does not mean that it is always reversible adiabatic। ठीक है, isentropic does not mean, ठीक है, isentropic does not mean that it is always reversible adiabatic, but reversible adiabatic isentropic ये क्या है? always true।
इट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है आइसेंट्रोपिक तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, बट 100% हमेशा ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो ये हो गया। चलो इसमें ना जो हमने ये केस पढ़ा अभी, कौन सा, क्लॉसियस थ्योरम, क्लॉसियस थ्योरम लिखा था ना हमने, हाँ, ये बेसिकली यही चीज हमारा क्या है, क्लॉसियस थ्योरम है, ठीक है। और यही क्लॉसियस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये चीज, यही क्लॉसियस थ्योरम और क्लॉसियस थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो देखो ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास एक हीट इंजन है, ठीक है। लेट सपोज यहां से इसको हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और ये इधर की तरफ रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज इसको दो जगह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, दो जगह से इसको हीट इनपुट मिल रहा है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। तो यहाँ से आया Q1, यहाँ से आया Q2 और यहाँ से निकला Q3, एंड कुछ इसमें वर्क कर रहा है। अब मैं अगर कार्नोट क्लॉसियस थ्योरम अप्लाई करूं, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम, according to Clausius theorem, you can say कि cyclic integral of del q by t is 0, del q by t is 0, ठीक है, ये चीज 0 है। अब देखोगे Q1 जो है और Q2 जो है ये क्या है, हीट एडेड, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम तो ये है आपका, दिस इज योर सिस्टम, ठीक है, ये आपका क्या है, सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम है, तो हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, Q1 बाय T1, ठीक है, प्लस Q2 बाय T2, फिर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस Q3 बाय T3 इक्वल्स टू 0, ये चीज, क्योंकि आपको बोल रखा है ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं, रिवर्सिबल हीट इंजन है तो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके का होगा, इसमें से जो भी अननोन होगा वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, और गेट में ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत सिंपल है, इसमें से कुछ भी अननोन होगा वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए इसको नोट कर लो, देन एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। ठीक है, लेट्स सपोज रिवर्सिबल हीट इंजन, सेकंड, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। Q1 का वैल्यू दिया आपको 1000 किलो जूल, टेम्परेचर T1 इज 1000 केल्विन, 500 केल्विन,
और Q2 का वैल्यू है 50 किलो जूल। T3 300 केल्विन। ठीक है, फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी। फाइंड थर्मल एफिशिएंसी, निकालो क्या है आंसर। पॉइंट 6857। 0.760 0.6857 भी नहीं आ रहा है, चेक करो जरा आंसर क्या आ रहा है। 100। अच्छा ठीक है ठीक है, 0.6857 चेक करो, शायद ये आ रहा हो कुछ, क्योंकि ये 1000 रखा है ना। आई थिंक क्वेश्चन में कितना है, 100 है। दिस इज 100, इसको एक बार करेक्ट कर लेना यार, ये वैल्यू दिस इज 100। इसको एक बार करेक्ट कर लो, 100 आएगा, वैल्यू 100 है, तब शायद कुछ डिफरेंट आ रहा हो, इस वजह से आप लोग आंसर अलग आ रहा हो सकता है ये चीज। है ना, क्योंकि डायरेक्टली क्लॉसेस थ्योरम लगाओगे तो Q1/T1 प्लस Q2/T2 और Q3 बेसिकली रिजेक्ट हो रहा है तो -Q3/T3, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली Q3 निकल के आ जाएगा, सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता ही है। 100 डिवाइडेड बाय 1000, 50 डिवाइडेड बाय 500 -Q3 डिवाइडेड बाय 300। कितना आ रहा है Q3 का वैल्यू, 60 ना, हाँ करेक्ट, 60 किलो जूल। एंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी लिखने के लिए क्या हमें चाहिए, वर्क इनपुट 0.6। यस आयुष करेक्ट, वर्क इनपुट ना, वर्क इनपुट क्या होगा, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन वाला फॉर्मूला, सिंपल। हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट एडिशन। हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन ही तो आपका वर्क इनपुट होता है, मतलब वर्क जो आपका आउटपुट है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। कितना है सॉल्व करें, 60%, 60 आ रहा होगा, हाँ 60 तो है। हीट एडिशन में ये हो गया ना 100 प्लस 50, 150, 150 हो गया, 150 माइनस 60, ठीक है 90। और हीट एडिशन में आपका कितना है, 0.6 आएगा ना, 150
60%। ठीक है, तो इस तरह के गेट में क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है, यस करेक्ट 60%। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट जो गेट में आया है। स्टेटमेंट दिया उसमें, अ रिवर्सिबल हीट इंजन नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल। One point four two. But ठीक है, कितना आंसर है 1.4। हाँ करेक्ट करेक्ट, 1.4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल है, क्वेश्चन में ना आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कई बार उधर डायग्राम बना रखा है या डायरेक्टली स्टेटमेंट दे रखा है, क्योंकि इसमें लिखा है रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, receives 2 kilojoule of heat from a reservoir at 1000 Kelvin. Let's suppose this is 1000 Kelvin
और यहाँ से इसको मिल रहा है 2 किलो जूल। फिर आगे ये लिखा है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर 800 केल्विन, मतलब एक और 800 केल्विन का रिजर्वायर है जहां से भी कुछ हीट मिल रहा होगा। सर्टेन अमाउंट लिखा है उसने, वो दिया नहीं है। इट रिजेक्ट्स 1 किलो जूल ऑफ हीट टू अ रिजर्वायर एट 400 केल्विन, को रिजेक्ट कर रहा है 1 किलो जूल एंड डेफिनेटली यहाँ से कुछ वर्क बन रहा होगा। तो सिंपल क्लॉसेस थ्योरम लगाओगे तो ये तो हो जाएगा 2 किलो जूल पॉजिटिव साइड में डिवाइडेड बाय 1000 प्लस ये क्यू हमें निकालना है डिवाइडेड बाय कितना 800 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लोगे, बाकी वर्क डन आपको पता है हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो आंसर फाइनली जो आप निकालोगे वर्क का, वर्क आउटपुट इज हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, ये आ रहा है 1.4 किलो जूल। 1.4 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और होगा शायद, देख लेना बुक में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट लिखो, एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, एंट्रोपी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेट सपोज कोई आपने ग्राफ ले रखा है टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ठीक है, कुछ भी तो प्रोसेस हुआ आपका कुछ ऐसा 1 से 2, इस पाथ से लेट सपोज R1 एक पाथ है, दूसरा एक पाथ आपने कंसीडर करा R2। ठीक है, ये चीज। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देखो साइक्लिक प्रोसेस है, देखो इसको हम ऐसा करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कंसीडर कर लो। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज कंसीडर करोगे, लेट सपोज 1 से 2 आप R1 से भी जा सकते हो, R2 से भी जा सकते हो। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ प्रोसेस R1 पाथ के लिए, लेट सपोज R1 पाथ, तो आप 1 से 2 जा रहे हो। ठीक है, ये आपके पास R1 पाथ है और R1 पाथ आप जा रहे हो 1 से 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल क्यू बाय डेल टी, बेसिकली ये एंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, इस तरीके से वापस अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाली चीज, इसको ना एरो इस तरफ कर लो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस लेंगे तो इसको हमें पूरा वैसे ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज R2 से वापस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कंसीडर करते हो तो ये हो जाएगा प्लस R2 पाथ फाइनल से, नॉट फाइनल, दिस इज 2 लिखा है ना हमने, 2 से 1 डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस ये चीज हम लिख सकते हैं, 1 से 2 गया वो R1 पाथ से और 2 से 1 जा रहा है वो R2 पाथ से। ठीक है, ये चीज। अब लेट सपोज क्या हो रहा है कि आप इसको आगे फर्दर इसको राइट साइड में लेकर जाओगे तो क्या होगा, 1 से 2 डेल क्यू बाई टी R1 पाथ इक्वल्स टू माइनस साइन आ जाएगा R2 पाथ जो हो रहा है 2 से 1 डेल क्यू बाई टी। ठीक है, लेट सपोज ये चीज जो है 1 से 2 डेल क्यू बाई टी इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन है ना, तो अगर मैं इसका लिमिट्स रिवर्स कर दूं तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 से 2 अगेन R2 पाथ डेल क्यू बाई टी। तो यहां से एक बेसिकली एक पॉइंट हमारे ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 से 2 R1 पाथ हो गया। ठीक है, ये 1 से 2 R1 पाथ हो गया, ये 1 से 2 R2 पाथ हो गया। तो आप R1 से जाओ चाहे R2 से जाओ, बेसिकली जो एंट्रोपी का चेंज होगा इट विल रिमेन सेम, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है कहीं ना कहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो एंट्रोपी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आएगा कई बार, डेरिवेशन का तो पर्पस बस है कि इस चीज को हमें देखना है कि कैसे हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बट आपको ये चीज फाइनली याद होना चाहिए, कंक्लूजन जो पॉइंट्स हैं
कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड करती है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट पे एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। आप रिवर्सिबल कंसीडर करो, इरिवर्सिबल कंसीडर करो, प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम रहेगी, प्रॉपर्टी का चेंज वो कभी वेरी नहीं होगा, वो जो है वही का वही रहने वाला है, ठीक है। तो दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, आप कोई से भी पाथ से कंसीडर कर लो, तो पॉइंट फंक्शन बोलने का ही मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमने फर्स्ट लिखा था वो था आपका क्लॉसियस थ्योरम, नेक्स्ट आता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, लेट सपोज एक हीट इंजन आपके पास TH, या आपके पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है, ये TL, इस तरीके से, और एक दूसरा हीट इंजन आप कंसीडर कर रहे हो, वो है इरिवर्सिबल हीट इंजन, TL, ठीक है, ये QH, ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहाँ से भी ये QH ही जा रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज सोचो, यहाँ पे क्या दोनों जगह मैं QL लिखूंगा, सेम होगा QL विल बी डिफरेंट, बिकॉज इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो यहाँ पे QL जो होगा ना वो कहीं ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू QL, ये हमें बात पता है, ठीक है, ये चीज। तो लेट सपोज ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है रिवर्सिबल वर्क, और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है इरिवर्सिबल वर्क, एंड फ्रॉम कार्नोट्स थ्योरम, जो हमने प्रीवियस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया था, कार्नोट्स थ्योरम क्या होती है, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स में आपका एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है, तो वर्क कौन ज्यादा देगा, रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल का कहीं ना कहीं वर्क कम होने वाला, ठीक है, ये चीज। तो इसी चीज को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, देखो फ्रॉम द कार्नोट्स थ्योरम हमें ये डायरेक्टली पता है बात कि जो वर्क है रिवर्सिबल का वो कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, ठीक है। तो वर्क आप डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्क रिवर्सिबल का आप डायरेक्टली लिख सकते हो QH माइनस QL, है ना, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, QH माइनस QL डैश, ठीक है, ये अलग है, QL डैश इरिवर्सिबल केस हमने अलग लिखा है, ये QL और ये QL डैश, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारा वर्क का वही रहता है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो क्या है, डायरेक्टली वर्क का फॉर्मूला हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में जब हीट इंजन का डेफिनेशन लिखा था तो हमने वहां पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाया था, तो जितना भी हीट ट्रांसफर होते हैं, समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, वहां से बेसिकली वर्क हमें क्या मिला था, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो एक चीज है, QH QH तो सेम रहेगा दोनों के केस में, तो QH को लेट सपोज मैंने कैंसिल आउट किया, तो ये बचेगा माइनस QL डैश, एंड लेट सपोज इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स, ठीक है, ये तो पता होगा ना, जैसे अगर माइनस मल्टीप्लाई कर तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये बात यहां से भी प्रूफ हो रही है कि QL डैश का वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू QL, ठीक है, बिल्कुल। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूं, इसमें TL से डिवाइड करता हूं, QL बाय TL, ठीक है, QL बाय TL, और एक चीज है QL बाय TL, ठीक है, ये चीज आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन था ना, इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ QH बाय TH, QL बाय TL, बिकॉज पहला वाला तो हीट इंजन रिवर्सिबल था, ये चीज लिखी जा सकती है, अगर ये चीज लिखी जा सकती है तो QH बाय TH को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, सॉरी QL बाय TL को रिप्लेस किया जा सकता है QH बाय TH से, ठीक है, ये चीज TL डैश, ठीक। अब अगर ऐसा है तो लेट सपोज इसको मैं राइट हैंड साइड लेकर जाता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास
ये हो जाएगा आपका क्यू एल डैश डिवाइडेड बाई टी एल माइनस क्यू एच बाय व्हाट टी एल डैश। ठीक है, ये इस तरीके से 0 नहीं, साइन कुछ उल्टा लिख दिया, क्यू एल बाय, अच्छा डैश एक, हाँ क्यू एच बाई टी एच, हाँ ठीक है क्यू एच बाई टी एच। अच्छा ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये चीज थोड़ा उल्टा लिख, ठीक है। तो मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो, अब ऐसा लिखो इसे क्यू एच बाई टी एच, इसको ऐसे रखो क्यू एच बाई टी एच, इसको इधर लेकर आता है, ये हो जाएगा क्यू एल डैश डिवाइडेड बाई टी एल, इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। अब इस चीज को देखो जरा ध्यान से, ये चीज जो पार्ट है, ये क्या है, क्यू एच बाई टी एच माइनस क्यू एल डैश बाई टी एल, ये अगेन क्या बन रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल बन रहा है अगेन, डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी, बट इस बार ये रिवर्सिबल के लिए नहीं है, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए, इसलिए इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे ये लेस देन 0 आ चुका है, क्योंकि ये क्या इरिवर्सिबल केस की डिस्कशन हो रहा है। तो इरिवर्सिबल केस में ये 0 नहीं आया, जो कि रिवर्सिबल में आया था 0, बट इरिवर्सिबल में लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, ये चीज, तो आपको फाइनली यहां से पता है कंक्लूजन क्या मिलेगा, कंक्लूजन ये मिलने वाला है कि इन जनरल जब भी हम बात करेंगे, इन जनरल फॉर एनी साइकिल, for any cycle we can say del q by t, मतलब cyclic integral of del q by t is always less than equals to 0। ये चीज बात समझ में आ रही है। इन जनरल फॉर एनी साइकिल, किसी भी साइकिल के लिए, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन 0। अब अगर प्रोसेस, if process is reversible, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ, इफ साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल साइकिल को डायरेक्ट, इफ रिवर्सिबल साइकिल, अगर रिवर्सिबल साइकिल हुई तो ये आपका जो इंटीग्रल है डेल क्यू बाई टी, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और अगर आपका इरिवर्सिबल हुआ, आपको पता है ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है इट इज लेस देन 0, और अगर कहीं ये ग्रेटर देन 0 कोई बता रहा है, वो क्या है फिर इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज रिवर्सिबल साइकिल में इक्वल्स टू 0, इरिवर्सिबल में लेस देन 0, और इम्पॉसिबल बेसिकली बोलने का मतलब ग्रेटर देन 0। तो ऐसा हो सकता है कई बार कोई केस आ जाए और आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि वो रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल है कि इम्पॉसिबल वाला केस है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कंडीशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि इन जनरल आप हमेशा ये चीज, ये वाला टर्म याद रखोगे कि हमेशा इट इज व्हाट लेस देन इक्वल्स टू 0, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बात आती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, अब कोई सी भी प्रोसेस हो, लेट सपोज ऑब्वियसली बात है नॉन साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, फॉर एनी प्रोसेस इट इज लेस देन 0, तो ये जो लेस देन 0 एंट्रोपी का चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी। ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस। अब बात आती है अगर इफ रिवर्सिबल केस हुआ, if reversible process, if reversible process for reverse, if reversible process, तो आप लिखोगे ds is equals to
del Q by T, मतलब ये चीज if irreversible process ds greater than del Q by T, और इम्पॉसिबल वाला केस ये चीज, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए आपको। साइक्लिक प्रोसेस के केस में आपको याद ये रहेगा कि इन जनरल कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगी तो इट इज ऑलवेज वैलिड, कि ये हमेशा लेस देन जीरो है। ठीक है, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल क्यू बाई टी, ठीक है, डेल क्यू बाई टी का जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमेशा लेस देन जीरो, रिवर्सिबल में इक्वल हो जाता है, इरिवर्सिबल में लेस होता है, बाकी इम्पॉसिबल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में डीएस इज ग्रेटर देन दिस, इरिवर्सिबल में डीएस रिवर्सिबल में इक्वल है, इरिवर्सिबल में ग्रेटर है। अब आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये वाली चीज, कि ये जो आपने बोला ना कि ये ग्रेटर है, ये चीज ग्रेटर है, बट आपने तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है अभी कि एंट्रोपी का चेंज बेसिकली क्या होगा, कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी का चेंज तो सेम होना चाहिए। बट आप इरिवर्सिबल के केस में बोल रहे हो कि इट इज ग्रेटर देन दिस, और अगर रिवर्सिबल होता है तो ऐसा होता है, और इरिवर्सिबल हो रहा है तो इट इज डीएस इज ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें समझ पा रहे हो क्या मतलब है? अगर आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल होती ना तो एंट्रोपी का चेंज ऐसा निकलेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा एंट्रोपी का चेंज। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी का चेंज इससे ज्यादा है। मतलब क्या है कि अब देखो डीएस तो सेम ही रहेगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, वो सेम रहना है। अगर ये ग्रेटर है तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसको इक्वल बनाना है तो इसमें प्लस कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, समथिंग। वो जो चीज ऐड हो रही है वो है हमारा एंट्रोपी जनरेशन वाला पार्ट। एंट्रोपी का चेंज ये भी और ये भी इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, बट जो एंट्रोपी का चेंज पहले पूरा ये था, अब उसमें से कुछ पार्ट एंट्रोपी जनरेशन का भी है, और ये एंट्रोपी जनरेशन एक्चुअली में इरिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल केस में एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो एंट्रोपी इरिवर्सिबिलिटी को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहा है, एंट्रोपी जनरेशन है बेसिकली ये चीज जो इरिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर ऐसे बोलूं कि एंट्रोपी जनरेशन इज द डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, वो है ये चीज। ठीक है, ये नहीं है वो। अरे आयुष, ये एक्चुअली क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी जो लिखा है ना, ये जस्ट इसलिए लिखा है कि मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं उसका वैल्यू, इसलिए लिखा मैंने जस्ट वो चीज। अब ये आपको इस चीज से कंफ्यूजन हो रहा है, ये वाला पार्ट ना, ये मैंने क्यों लिखा, इसके लिखने के पीछे पर्पस क्या था कि मैं जस्ट डीएस जो है मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए मैंने रिवर्सिबल लिखा है। ठीक है, एक चीज याद रखो, ये जो डीएस है वो मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो डीएस जो है मतलब एंट्रोपी का चेंज वो इसके बराबर है रिवर्सिबल केस में, बट इरिवर्सिबल केस में वो वैल्यू इससे ज्यादा हो रही है। ठीक है, इससे ज्यादा हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये बेसिकली दोनों चीज इक्वल होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये इक्वल का साइन बनेगा, ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है। नहीं नहीं, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में है। वो तो हमें एनालिसिस से पता चला कि एंट्रोपी चेंज इसके बराबर होगा नहीं, तो डेफिनेटली कुछ चीज है, वो जो चीज है वही बेसिकली एंट्रोपी जनरेशन है। एंट्रोपी जनरेशन एग्जांपल फ्रिक्शन, वो सब क्या है बेसिकली जो आपने चीजें पढ़ी थी, फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इरिवर्सिबिलिटी, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया, हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये सब चीजें, मिक्सिंग हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है दोनों डीएस है। हाँ एग्जैक्टली दोनों डीएस है। अरे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी का चेंज तो सेम, इसलिए डीएस डीएस लिखा है। वो प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एंट्रोपी का चेंज सेम रहना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उस एंट्रोपी के चेंज में क्या एंट्रोपी जनरेशन इन्वॉल्व है या नहीं,
ये चीज मुझे चेक करनी होती है। अगर रिवर्सिबल होगी तो एंट्रोपी जनरेशन कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल है, इट मींस जो आप एंट्रोपी जनरेशन की बात करो, इट इज व्हाट, जीरो। ठीक है, अभी इसको नोट मत करना, इसको कल हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए चीज समझो। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुई तो ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी एंड एंट्रोपी जनरेशन इज जीरो। बट अगर इरिवर्सिबल हुई तो ds इज व्हाट, डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। और ये एंट्रोपी जनरेशन एक्चुअली में ये है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, नॉट द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज एक्चुअल में इरिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एंट्रोपी जनरेशन, जहां इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है इसकी वजह से, है ना, वो चीज। तो दोनों का एंट्रोपी चेंज बेसिकली सेम ही रहेगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दो। ठीक है, वैसे जस्ट मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको ये रहे कि हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज वो आपको शायद वो ऑब्वियसली बात डाउट ये सही भी है, आपको इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि हमने इरिवर्सिबल बोला और यहाँ पे हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल लिख रहे हैं, है ना, वो चीज। ठीक है, तो वो सही है पॉइंट आपका कि हम रिवर्सिबल बोल रहे हैं तो यहाँ रिवर्सिबल लिखने का नहीं मतलब बंद। ठीक है, वो चीज। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर है ना। तो इसको आज यही एंड करते हैं। कल बेसिकली थ्योरी मशीन की क्लास होगी, तो टाइमिंग एक बार ना मैं देख लूंगा क्या जो भी मैनेज होगा, तो कल सुबह मैं आपको ग्रुप में या शाम तक मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कल थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली ऑफ रहेगा। ठीक है, कल थर्मोडायनेमिक्स का ऑफ है, और क्या होगा, हाँ थ्योरी ऑफ मशीन होगा आपका। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कवर करेंगे। यार यहाँ बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा क्योंकि कल बैक टू बैक यहाँ पे मॉर्निंग में भी सिविल का भी 2-3 क्लासेस है। अगर यहाँ हुई तो मैं मैसेज कर दूंगा वो चीज। संडे को, हाँ यार संडे को करनी थी क्लास, बट संडे को कुछ काम है इस वजह से मैं नहीं कर पाऊँ। अब वो अगले संडे ही जाएगा फिर। देखते हैं अगर सैटरडे हम कितना लंबा खींच सकते हैं उस पर डिपेंड करता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली संडे होना था बट संडे नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे हम खींचेंगे उसको। वाइब्रेशन नहीं, थोड़ा सा पार्ट है वाइब्रेशन, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, चलो फिर, है ना, बाकी कल मिलते हैं। हाँ आयुष, वो टीएस वाले डायग्राम में आएंगे हम। टीएस वाला डायग्राम अभी डिस्कस ही नहीं किया है, टीएस वाले डायग्राम में आना है अभी, पहली स्लाइड। ओके ओके, टीएस वाले डायग्राम में तो हम आएंगे अभी। ओके ओके, हेडिंग क्या है? हेडिंग तो यही है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच।